हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं मैं आप सबका आपके अपने फॉरवर्ड पाथफाइंडर फैमिली में। तो बच्चों, आज ऑनवर्ड्स जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, इसका नाम है पॉलिनोमियल्स। जैसे कि मैंने पीछे ऐसे लिख के रखा हुआ है आप सबके लिए। ये अलजेब्रा का पहला चैप्टर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इसके बारे में हम लोग। तो बच्चों, जब भी पॉलिनोमियल्स हमारे माइंड में आता है, जब भी हम पॉलिनोमियल्स का जिक्र करते हैं, तो हमारे दिमाग में एक शब्द जरूर आता है, हिंदी वाला वो शब्द, हमारे वाला हिंदी। हाँ, हमारे वाला हिंदी। क्या कि पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है बहुपद। हिंदी में हम लोग पॉलिनोमियल को बहुपद बोलते हैं। तो चलिए बच्चों, हम जानते हैं कि बहुपद से कैसे हम लोग पॉलिनोमियल्स को डिफाइन कर सकते हैं, कैसे हम लोग रिलेट कर सकते हैं, कैसे हम ये बता सकते हैं कि बहुपद के जो ये शब्द है, इससे ही पॉलिनोमियल्स को हम लोग बहुत ही आसान तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। देखो बच्चों, मैंने आप सबके लिए यहाँ पर लिख के रखा हुआ है। देखो, पॉलिनोमियल्स का क्या मतलब होता है हिंदी में? बहुपद। यहाँ पे मैं आपको लिख के समझाता हूँ बच्चों। देखो, पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या मतलब होता है बच्चे? पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है क्या? पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है बहुपद। देखो ऐसा, इसको समझना बच्चे ध्यान से। हाँ, इसको समझना। देखो, अभी ये जो शब्द है ना, इसको हमने स्प्लिट करा। हाँ, दो भागों में स्प्लिट करा, तोड़ा। देखो, पहला भाग क्या है? ये वाला। और दूसरा क्या है? ये वाला। पहला है बहु, दूसरा है पद, जैसा कि मैंने यहाँ आप सबके लिए लिखा हुआ है पहले से। देखो बच्चे, अब बहु का मतलब क्या हो गया बच्चे? बहु का मतलब क्या हो गया? जनरली बहु मतलब हमारे दिमाग में एक ही बात आता है ना, वो वाली बहु, सास बहु, वाइफ पति, धर्म पत्नी। हाँ, हमारी माँ की बहु। ठीक है। तो बच्चे, यहाँ पर ये बहु वो नहीं। हाँ, यहाँ पर ये बहु कौन सा बहु है? ये है वो वाला। हाँ, हमने पढ़ा है ना सिंगुलर वर्ब पढ़ा था, और हमने ये पढ़ा था ऐसा कुछ। ठीक है, इसे हम क्या बोलते थे? एक वचन ऐसा कुछ। और इसे क्या बोलते थे? बहुवचन ऐसा कुछ। तो बच्चों, ये वाला जो बहु है ना, ये एक्चुअली ये वाला बहु है। हाँ, ये बहुवचन वाला बहु है। अब ये क्या था बच्चे? था ना, अगर मान लो बॉय है मतलब क्या? ए बॉय, एक लड़का, तो बॉय का बहुवचन क्या हो जाएगा? बॉयज हो जाएगा, बहुत सारे लड़के। बॉयज मतलब क्या हो गया? बहुत सारे लड़के। बॉय मतलब क्या हो गया? एक लड़का। बॉयज मतलब बहुत सारे लड़के। अब सारे के सारे इंटेलिजेंट हो बच्चों, मुझे पता है आपको बहुत अच्छे से आता है ये। अब जैसे गर्ल आ गया, अब बॉय की बात करें तो गर्ल की बात तो करनी पड़ेगी ना, नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर आपने, लड़कियां बोलेंगे सर आपने हमें क्यों छोड़ दिया। देखो बच्चे, गर्ल है तो इसका क्या हो जाएगा? बहुवचन, गर्ल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला बहुवचन। तो बहुवचन से हमने समझा क्या? जो एक से ज्यादा हो उसको हमने क्या बोल दिया? उसको हमने बोला बहुवचन हो गया, वो बहु हो गया। ठीक है, चलो। तो यहां से हमने, हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है बच्चे? हमारी ऑब्जर्वेशन यहां से क्या आई? हमारी ऑब्जर्वेशन यहां से आई, जो एक से ज्यादा हो, मोर देन वन हो। ठीक है, लड़का है मतलब वन, लड़का है, बॉय है या गर्ल है मतलब क्या? वन। लेकिन अगर बॉयज है तो मोर देन वन, एक से ज्यादा। कुछ भी हो सकता है, वो दो हो सकता है, वो तीन हो सकता है, वो चार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बच्चे वो। ठीक है, वो सारे का सारा आ जाएगा किस में? इस वाले में, बहुवचन वाले में। तो हमने यहाँ से ऑब्जर्वेशन क्या पाया? हमने यहाँ से ऑब्जर्वेशन पाया जो मोर देन वन है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, मोर देन वन हो क्या? बहु, एक से ज्यादा या एक से अधिक। ठीक है, तो हमने बहु को जाना। अब हम जानते हैं पद क्या होता है बच्चे। पद क्या होता है बच्चे, इसको समझते हैं। हाँ, हम पद को समझते हैं बच्चे। देखो, मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, पद का मतलब क्या होता है? टर्म होता है या फिर पार्ट होता है। टर्म या पद मतलब क्या? टुकड़ों में बटा हुआ। देखो, इसको समझना बच्चे, पद को समझते हैं। क्या है ना बच्चे, रट्टा कभी नहीं मारना, याद कभी नहीं मारना। अरे यार वो बहु क्या था, अरे वो पद क्या था। पद को याद करना है ना, पैर को देखो, अपने पैर को, अपने कदम को हमने एक कदम ऐसे आगे बढ़ाया। ठीक है, तो वो हो गया क्या? एक पद। हमने फिर दूसरा पैर आगे बढ़ाया, हमने पहले राइट बढ़ाया फिर लेफ्ट बढ़ाया, तो दूसरा क्या हो गया? दूसरा वाला, सेकंड पद। और फिर हमने वापस से अपना राइट वाला आगे रखा, तो क्या हो गया? तीसरा पद। ऐसे करके हम एक एक पद आगे बढ़ा रहे हैं। मान लेते हैं बच्चों, हमने यहां से स्टार्ट करा है। ठीक है, हमने यहां से स्टार्ट करा और यहाँ पे जाके एक पद रखा, तो ये क्या हो गया? एक पद मतलब क्या? एक पार्ट मतलब क्या? पार्ट वन मतलब क्या? पार्ट वन मतलब क्या? टर्म वन।
ठीक है। अब यहां से लेके हमने क्या किया, यहाँ पे एक पद रखा ऐसा, ये क्या हो गया पार्ट 2 मतलब P2 या फिर टर्म 2 T2, ऐसे करके हमने तीसरा भी रखा मतलब क्या है P3 या फिर T3। तो अल्टीमेटली हमने क्या जाना कि ये जो टर्म है ना टर्म 1 या फिर टर्म 2 या फिर टर्म 3, ये पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 है, ये टुकड़ा है, हाँ ये टुकड़ों में बटा हुआ है, ठीक है बच्चे। तो हमारी ऑब्जर्वेशन क्या आई पद से कि टुकड़े या फिर टर्म्स या फिर पार्ट। तो पहला ऑब्जर्वेशन हमारा क्या आया था बहु से हमारा ऑब्जर्वेशन आया था जो मोर देन 1 है, और पद से क्या आया बच्चे टर्म या फिर पार्ट, ठीक है, या फिर टुकड़ा, ठीक है। तो हमने क्या जाना कि टुकड़ा और मोर देन 1। हमारे पास ऑब्जर्वेशन क्या आया यहां से बच्चे, हमारे पास ऑब्जर्वेशन आया क्या कि एक से ज्यादा टुकड़ा, यहां पे क्या था मोर देन 1, एक से ज्यादा क्या टर्म, मोर देन 1 टर्म, अगर हम मिला दें तो क्या होगा ये मोर देन 1 टर्म, मतलब क्या है एक से अधिक टर्म का कलेक्शन। तो पॉलिनोमियल क्या हो गया, पॉलिनोमियल क्या हो गया बहुपद, मतलब बहुपद क्या हो गया कलेक्शन ऑफ मोर देन 1 टर्म, या फिर एक से अधिक, यहां लिखा हुआ है मैंने एक से अधिक टुकड़ों का समूह, कलेक्शन ऑफ मोर देन 1 टर्म। अब यहां तक हमने इस चीज को अपने दिमाग में रखनी है, हाँ बाउंस नहीं जाने देना है, और अगर जाता है जाने दो, इसको हम वापस से लेके आएंगे जैसे जैसे क्लास मेरा आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे मैं वीडियो तो आप सबके सामने और लाऊंगा, आपको समझ में आता चला जाएगा कि ये कैसे चीजें हमारे माइंड में अपने आप जगह बनाना स्टार्ट कर दिया है। हाँ हमको चीजों को बस सुनना है और ऑब्जर्व करने की कोशिश करनी है, एक बार में 100% ऑब्जर्वेशन नहीं होता बच्चे, हमारे दिमाग में चीजें नहीं जाती, धीरे धीरे ही देखते देखते जाती है। तो बने रहिए क्लास के साथ, वीडियोस के साथ बच्चे। देखो तो हमारे ऑब्जर्वेशन में से क्या आया कि पॉलिनोमियल्स क्या है, पॉलिनोमियल्स है क्या है कलेक्शन है किस चीज का, एक से ज्यादा टर्म का, हमने समझा ये। तो अब हमारे दिमाग में एक बात है यार सर पता नहीं तब से टर्म किए जा रहे हैं, अब कलेक्शन किए जा रहे हैं यार, पता ही नहीं है टर्म क्या है। तो सबसे पहले आओ बच्चों हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल्स में टर्म का मीनिंग क्या होता है, इक्वेशंस को रिलेट करते हुए टर्म की मीनिंग क्या होती है, टर्म के कंडीशंस क्या होते हैं, कैसे हम टर्म को डिफाइन कर सकते हैं। चलिए आइए इसको जानते हैं बच्चे। देखो टर्म को जानते हैं बच्चे, हाँ टर्म क्या होता है। देखो टर्म का मतलब क्या है हिंदी में टुकड़ा। देखो टर्म को जानते हैं बच्चे, हाँ एक इक्वेशन लेके जानते हैं, जैसा कि मैंने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा पहले ax + b। तो देखो हमेशा ही याद रखना टर्म के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं, हाँ टर्म के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं। देखो पहला कंडीशन होता है प्लस का, दूसरा होता है माइनस का। मतलब टर्म हम तभी बोलेंगे जब या तो प्लस होगा या माइनस होगा। अगर मल्टीप्लीकेशन है या फिर डिवीजन है तो मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में हमेशा ही एक टर्म ही होता है, एक से ज्यादा नहीं होता, कभी भी एक टर्म से ज्यादा नहीं होगा। अगर कोई भी इक्वेशन कोई भी कांस्टेंट या वेरिएबल का जो कलेक्शन है वो मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में दिया गया है, क्या सर अब तब से मल्टीप्लीकेशन डिवीजन किए जा रहे हो, हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है बच्चे। देखो बच्चे बात क्या है कि समझ में आएगा, आप देखते रहो वीडियो देखो तो ठीक है। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन प्लस माइनस कैसे, अब देखो मैंने ऊपर क्या लिखा है ध्यान से देखना, मैंने लिखा है ax + b। अब देखना यहां पर क्या है, यहां पर ये वाला ax क्या है, ये वाला ax मतलब क्या है a × x, ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, हाँ डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, ऐसे डॉट मल्टीप्लाई को हम लोग ऐसे डॉट से भी लिखते हैं बच्चे, a × x, अल्टीमेटली ये क्या हो गया ax। तो अगर मल्टीप्लीकेशन है तो इसको हम एक टर्म ही बोलेंगे, टर्म 1 बोलेंगे, हाँ टर्म 1 बोलेंगे बच्चे। हम इसको ये नहीं बोलेंगे कि अच्छा a है तो टर्म 1 बोल दिया, अच्छा x है तो टर्म 2 बोल दिया, ऐसा नहीं, टर्म 1 टर्म 2 नहीं बच्चे, इसको मिलाकर हम टर्म 1 ही बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में है, इसमें यहाँ पर गुणा हो रहा है, हम गुणनखंड निकाल रहे हैं, नॉट गुणनखंड, इट्स गुना कर रहे हैं हम अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर गुना कर रहे हैं तो हम एक टर्म बोलेंगे, ठीक है बच्चे। अब मान लो ये ax जो है ये ऐसा होता, a/x होता, डिवाइड हो रहा होता, तो इस केस में भी हम क्या बोलते हैं टर्म 1। हम ऐसा नहीं बोलते कि ये टर्म 1 है ये टर्म 2 है, 2 टर्म है, नहीं ये 1 टर्म ही होता।
तो मल्टीप्लीकेशन हो या फिर डिवीजन हो, हमेशा ही क्या होगा बच्चे, हमेशा ही एक ही टर्म होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं, हमने इसको लिया है, हाँ बच्चे हमने सिर्फ इसको लिया है अभी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं a और x के बीच में एक मान लो आ गया प्लस का साइन, अगर प्लस आ गया, अगर प्लस आ गया तो क्या हो गया, a अलग हो गया, x अलग हो गया, हाँ ये दोनों चीजें अलग अलग हो जाती है बच्चे, एक नहीं रहती हैं। तो इस केस में जैसे ही हमने यहां देखा प्लस है तो हमने बोल दिया इसको ये टर्म 1 ये टर्म 2। तो अगर हमसे कोई पूछे कि a प्लस एक्स में कितने टर्म है तो हम बोलेंगे टर्म 1 a एंड टर्म 2 x, मतलब दो टर्म है। a इंटू एक्स में कितने टर्म है तो बोलेंगे एक टर्म है a इंटू एक्स। a डिवाइडेड बाई x में कितने टर्म है, बोलेंगे कि एक टर्म है a डिवाइडेड बाई x, ठीक है बच्चे। तो हमने तीन चीजें जानी। अब मान लो हमारे पास आ गया a और x के बीच में माइनस, तो बच्चे सेम केस माइनस को जैसे ही देखा इसको बोलेंगे टर्म 1 और इसको बोलेंगे टर्म 2, मतलब दो टर्म है, ठीक है। तो हमने जाना प्लस और माइनस के केस में जो टर्म्स होते हैं वो मोर देन 1 होते हैं, ठीक है। और मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के केस में, मतलब कि गुना और भाग के केस में टर्म 1 होते हैं, योग और घटाव के केस में टर्म मोर देन 1 होते हैं, मतलब एक से अधिक होते हैं बच्चे। चलो अब हम देखते हैं यहां पर क्या होगा, हाँ यहां पर क्या होगा। यहां क्या था बच्चे, ax प्लस b था, ऐसा था। तो देखो यहां पर क्या है, ये प्लस का साइन है तो ये हो गया टर्म 1, अभी टर्म 1 क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा टर्म 2, ठीक है बच्चे। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, देखो x बाय वाई, मैंने बताया ना अभी x बाय वाई बटे में है तो ये हो जाएगा टर्म 1 t1 हो जाएगा। तीसरा जो है ना बच्चे ये लेते हैं, हाँ तीसरा वाला लेते हैं, हाँ देखो बच्चे तीसरा मैंने क्या लिखा है, ax स्क्वायर प्लस ऑफ bx प्लस ऑफ c। यहाँ पे देखो बच्चे एक प्लस का साइन यहाँ है, जैसे ही हमें ये इक्वेशन देखा तो ऑब्जर्वेशन क्या आनी चाहिए बच्चे, अच्छा यहाँ पे क्या है, यहाँ प्लस है, ओके। तो क्या करेंगे हम, प्लस यहाँ है, यहाँ पे भी प्लस है, हम क्या करेंगे, ओके भैया तुम हो जाओ टर्म 1, भैया तुम हो जाओ टर्म 2 एंड तुम हो जाओ टर्म 3। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में कितने टर्म हुए, 3 टर्म हुए, ठीक है बच्चे। अच्छा चलो एक एग्जांपल और लेते हैं बच्चे, एक एग्जांपल और लेते हैं टर्म को समझने के लिए। देखो अगर आ जाए हमारे पास ऐसा कुछ ax क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस ऑफ ax प्लस ऑफ b ले लेते हैं, ऐसा कुछ ले लेते हैं बच्चे। अगर हमारे पास ऐसा कुछ आ जाए, या फिर मान लो यहाँ पर ये b है, यहाँ पर ये c है और यहाँ पर ये d, ऐसा मानते हैं, हाँ इसको मानते हैं कि ये ax क्यूब प्लस ऑफ bx स्क्वायर प्लस ऑफ cx प्लस ऑफ d ऐसा है। तो अब इसमें टर्म कितने होंगे इसको देखना बच्चे। देखो हमने वापस से, अच्छा ये इक्वेशन है, अच्छा हमने सबसे पहले देखना, जब भी टर्म पूछा जाए सबसे पहले क्या देखना है, प्लस और माइनस है या नहीं है, ठीक है, प्लस और माइनस है या नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा अच्छा ये तो यार यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो हमने बोल दिया तुम टर्म 1 हो, तुम टर्म 2 हो, तुम 3 हो और तुम 4 हो, खत्म, और कुछ सोचना ही नहीं है यहाँ पे बच्चे। ये लास्ट एग्जांपल लेते हैं टर्म को समझने के लिए बच्चे, हाँ ये लास्ट एग्जांपल लेते हैं, ठीक है बच्चे, ये लास्ट एग्जांपल लेते हैं, ओके। देखो अब मान लो आ गया कुछ ऐसा, ax टू द पावर 9 प्लस ऑफ ax टू द पावर 8 माइनस ऑफ ax टू द पावर 7 माइनस ऑफ ax टू द पावर 6, ऐसा कुछ आ गया बच्चे, ऐसा कुछ आ गया। तो अब इसमें क्या टर्म हो जाएगा बच्चे, कुछ नहीं, देखो यहाँ पे प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये हो गया वापस से टर्म 1, ये हो गया टर्म 2, ये हो गया टर्म 3, ये हो गया टर्म 4। प्लस और माइनस की ऑब्जर्वेशन सिर्फ देखनी है और कुछ देखना ही नहीं है बच्चे। अब जैसे मान लो हमारे पास आ गया ऐसा कुछ, ax टू द पावर 9 इंटू ax टू द पावर 8 इंटू ax टू द पावर 7 इंटू ax टू द पावर 6, ऐसा आ गया। देखो ये वाला ax टू द पावर 9 मैंने वैसे ही लिखा है, इस वाले टर्म को भी मैंने वैसे ही लिखा है, इसको भी वैसे ही लिखा है, इसको भी वैसे ही लिखा है। मैंने बस बदला क्या है बच्चे, मैंने क्या यहाँ पे चेंज करा है बच्चे, मैंने यहाँ पे बदला है प्लस की जगह पे, माइनस की जगह पे मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है। तो मैंने बताया ना बच्चे, अगर मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है तो हमेशा ही टर्म 1 होगा। इन सारे को मिला दो, इन सारे को मिला दो और कह दो कि ये टर्म 1 है, ठीक है। बट यहाँ पर देखो 4 टर्म हो रहा था, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस था, पर यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में है, इसलिए टर्म हमेशा ही 1 होगा। अच्छा अब मान लो कि ऐसा ना दे और ऐसा दे दे, कुछ ऐसा दे दे बच्चे, ax टू द पावर 9 इंटू ax टू द पावर 8 इंटू ax टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई ax टू द पावर 6, ऐसा दे दे, ऐसा दे दे, तो क्या होगा, कितने टर्म होंगे।
कुछ नहीं बच्चे, वापस देखना है, ऐसा जब भी है देखना है प्लस और माइनस है क्या, देखने आए, अरे यार यहाँ तो प्लस माइनस है ही नहीं, क्या है, देखो ये है मल्टीप्लीकेशन, ये वाला भी है मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि डॉट को मल्टीप्लाई करते हैं, और ये जो है ना ये वाला बटा 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 क्या होता है, डिवीजन होता है। मतलब बात की जा रही है डिवीजन की मल्टीप्लीकेशन की, जैसे ही डिवीजन मल्टीप्लीकेशन आया सबको मिला दो, बोल दो वन टर्म, देखते ही बोलो वन टर्म, हाँ सबको मिला दो, अब बोल दो कि ये टर्म क्या है, टर्म वन है, टर्म वन है, खत्म। तो हमारी ऑब्जर्वेशन यहां से क्या है बच्चे, टर्म मतलब क्या, हम बोलेंगे जब भी मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा, जब भी जोग या फिर घटाव होगा, सबको मिलाकर टर्म वन बोलेंगे, आंख बंद करके वन बोलेंगे, हाँ। और जैसे प्लस की माइनस की मतलब एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की मतलब योग की, जोड़ने का या घटाने का बात होगा, तो वहां पर एक से अधिक टर्म होगा। जैसे यहां पर 4 टर्म था, अगर एक को यहां से कम करते हैं तो 3 टर्म बचेगा, और इसको कम करते हैं बच्चे तो 2 टर्म बचेगा, ठीक है, 2 टर्म बचेगा बच्चे। चलिए हमने यहां पर लगभग टर्म को कवर कर लिया है। अब जैसे बच्चों मान लो ए एक्स भी दिया है, तो तीनों मल्टीप्लीकेशन में है, टर्म कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। अब मान लो ए वाई जेड दिया है, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये भी टर्म 1 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन की बात की गई है बच्चे, ठीक है। इसके बाद बी जेड डी है, यहाँ पे भी टर्म कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा बच्चे। तो हमने यहाँ पर देखो कंडीशन ऑफ टर्म फॉर ए पॉलिनोमियल के लिए मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है कि प्लस और माइनस में क्या होता है बच्चे, मैंने अभी आप सबको एक्सप्लेन किया। प्लस और माइनस में क्या होता है, प्लस और माइनस में हमेशा ही मोर देन वन टर्म होता है। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में क्या होता है, यहां मैंने लिखा है फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन देयर विल बी अ सिंगल टर्म, मतलब गुना करने के दरमियान और भाग करने के दरमियान, मल्टीप्लीकेशन करने के दरमियान एंड डिवीजन करने के दरमियान बच्चे हमेशा ही एक टर्म होगा। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से है वो भी समझ पाएंगे मेरे इस वीडियो से, जो बच्चे हिंदी मीडियम से है, बच्चे मैं मेहनत करता इसीलिए हूं ताकि आप दोनों ही समझ पाओ, वो भी समझ पाएंगे, यहाँ से हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी। डरने की जरूरत नहीं है बच्चे, हम सब मिलकर समझेंगे, हम सब मिलकर एक दूसरे को समझाएंगे बच्चे। चलो हमने यहाँ तक खत्म करा, अब क्या करते हैं बच्चे, हम एक और ऑब्जर्वेशन की तरफ जाते हैं। क्या, देखो यहां पर मैंने कुछ लिख के रखा है, देखो हमने देखा ये है ए एक्स प्लस बी, तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि भाई ये ए एक्स प्लस बी है, पर ये चीजें हैं क्या क्या, आइए इसको देखते हैं। देखो हमने प्लस 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 तब से हमें जाना है, प्लस प्लस जाना है, पर सर ये ए क्या है, ये एक्स क्या है, ये बी क्या है बच्चे, देखो एक्स को बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है, ए और बी को बोलते हैं कांस्टेंट। तो हमारे दिमाग में एक बात आई कि सर ये वेरिएबल और कांस्टेंट क्या है, तब से आप वेरिएबल किए जा रहे हो, कांस्टेंट कांस्टेंट किए जा रहे हो, क्या है क्या ये, हाँ पता नहीं सर क्या क्या बताते रहते हैं। आओ बच्चे जानते हैं कांस्टेंट किसे बोलेंगे और वेरिएबल किसे बोलेंगे, इसको जानते हैं। हाँ बच्चे कांस्टेंट और वेरिएबल को जानते हैं। देखो बच्चे बात करते हैं हम लोग कांस्टेंट की। देखो कांस्टेंट का हिंदी होता है अक्षर, मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, हिंदी वाले बच्चे अक्षर लिख के रखा हुआ है, और वेरिएबल का मतलब होता है चर, चर अक्षर, चर अक्षर। क्या सर तब से चर अक्षर किए जा रहे हो, कांस्टेंट वेरिएबल किए जा रहे हो, बताते तो हो नहीं, बताते हैं बच्चे। देखो आओ यहाँ पे, देखो इसको, देखो कांस्टेंट किसे बोलेंगे बच्चे, हिंदी में कांस्टेंट को बोलते हैं चर। कांस्टेंट का मतलब होता है सारे के सारे फिक्स्ड या फिर डेफिनेट वैल्यूज। तो फिक्स का या फिर डेफिनेट वैल्यूज का मतलब क्या, देखो बच्चे फिक्स्ड या फिर डेफिनेट। डेफिनेट का मतलब क्या होता है, जो हमें पता हो, जिसको कि हम जानते हो। हाँ फिक्स का मतलब जो फिक्स है, जो बदलता नहीं, जो बदलता नहीं बच्चे, इसको दिमाग में सेट करना है। क्या क्या हो सकते हैं ये हो सकता है 0 1 2 3, आगे जाएगा पाई हो गया, √3 हो गया, √7 हो गया। मतलब कि सारे के सारे जितने भी नंबर्स है, रियल नंबर्स हैं, चाहे वो रेशनल हो चाहे वो इरेशनल हो, वो सारे के सारे नंबर्स को हम लोग बोलेंगे क्या, कांस्टेंट बोलेंगे बच्चे। सारे के सारे नंबर्स को हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, और जितने भी अल्फाबेट्स हैं, ऑल अल्फाबेट्स, जितने भी अल्फाबेट्स है बच्चे, हाँ जितने भी अल्फाबेट्स है, जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, आगे चलते चला जाएगा, इसको भी हम लोग बोलेंगे बच्चे कांस्टेंट, ठीक है। हमने यहां से जानी कांस्टेंट की कहानी, ठीक है। सारे के सारे प्राकृतिक संख्याएं, रियल नंबर्स, और सारे के सारे अल्फाबेट्स लाइक ABCD, ये हो गया कांस्टेंट, ठीक है बच्चे। कांस्टेंट में जब कांस्टेंट की बात हो रही है बच्चे, तो एक बहुत ही अच्छी सी स्टोरी है जो आपको सबको बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है समझने के लिए। देखो बच्चे कांस्टेंट की बात जब भी आए ना, आपको याद किसको करना है, आपको छोटी बहना को याद करना है। क्यों क्यों हमेशा मार खिलाती है पापा से, उसका काम ही है मार खिलाना। हाँ बच्चे जो छोटी बहना है वो बुरा मत मानिएगा, हाँ पर ऐसा होता है।
मेरी बड़ी बहन मेरे को बहुत मार खिलाई है, मारी भी है। हमारे घर में एक रूल है, पता है क्या? बड़ी बहन है अगर तो छोटे भाई के साथ कुछ भी कर सकती है, छोटा भाई कुछ बोल भी नहीं सकता है, उसको मार खाना है, तो उसने बहुत फायदा उठाया। हाँ, ये कांस्टेंट था, ये होता ही था, ये बदलता नहीं था। ठीक है बच्चे, दूसरा एग्जांपल देकर बताता हूं, आपको समझ में नहीं आया ना अगर, तो दूसरा एग्जांपल ले लो। क्या? देखो बच्चे, क्या होता है ना कि हमारे बहुत सारे अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, एकदम जिगरी वाले फ्रेंड्स। हाँ, वो दोस्ती वाला फ्रेंड जिसको हम कभी भूलते नहीं, ये दोस्ती हम कभी नहीं भूलेंगे, ऐसा गाना है ना। हाँ, तो ऐसे जो हमारे फ्रेंड्स हैं ना, जो हमेशा हमारा अच्छा चाहते हैं, भला चाहते हैं, ये हमारे कांस्टेंट फ्रेंड्स होते हैं। हाँ, ये कभी बदलते नहीं है बच्चे। हाँ, इनको क्या बोलते हैं हम? कांस्टेंट फ्रेंड्स बोलते हैं। चलिए, अब हमने यहां से जाना कि कांस्टेंट क्या होता है बच्चे। अब हम जानेंगे वेरिएबल क्या होता है। हाँ, वेरिएबल क्या होता है? देखो बच्चे, वेरिएबल क्या होता है हम इसको जानते हैं। ठीक है, देखो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल को हम बोलते हैं हिंदी में चर। वेरिएबल का मतलब क्या है? जो बदल जाता है। हाँ, जो बदल जाता है। ठीक है, इसको याद रखना, जो बदल जाता है। ठीक है, जनरली वेरिएबल को हम लोग डिनोट करते हैं किससे? एक्स, वाई, जेड या फिर यू, वी और टी से हम लोग क्या करते हैं? इसको दर्शाते हैं। एक्स, वाई, जेड, यू, वी एंड टी से ऐसे हम लोग दर्शाते हैं बच्चे। ठीक है, अरे सर अभी आप कांस्टेंट के लिए कहानी सुनाए, वेरिएबल को छोड़ देंगे क्या? ऐसे बेईमानी करेंगे क्या? बेईमानवाद है आप तो। ठीक है, नहीं बच्चे, मैं बेईमानवाद नहीं, मैं बेईमानी नहीं करूंगा, मैं कहानी सुनाता हूं आपको। देखो, जैसे कि मैं हो गया, सर हो गया। सर क्या है? सर को अगर आप पैसा दोगे तो पढ़ाएंगे, पैसा नहीं दोगे तो सीधे कट्टी मारेंगे यहाँ से, जाओ जाओ हमको पढ़ाना नहीं है बच्चे। क्या? कौन सा बच्चा ऐसा? ठीक है, अच्छा पैसा दे रहे हो, आओ बच्चे आओ क्लास में आओ। तो क्या है ना बच्चे, हम जनरली क्या होता है, जो भी बदलने वाली चीजें हैं, जो बदल जाती हैं, उनको हम बोलेंगे क्या? वेरिएबल। जैसे एग्जांपल के लिए हमारा वो पुराना वाला दोस्त, ठीक है, जो आता है हमारे पास, हमारे से काम जैसे पूरा होता है तो हमको छोड़ के चला जाता है, तो ऐसे भी लोग। तो वेरिएबल का मतलब हमको सोचना क्या है? कुछ नहीं सोचना, हमको एक ही चीज सोचनी है, क्या? जो बदलता हो, जो बदल जाए। हाँ, इसको समझते हैं हम कि पॉलिनोमियल्स में, इक्वेशंस की फील्ड में वेरिएबल होता क्या। देखो बच्चे, मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझाता हूं। हाँ, एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छे से सॉल्व भी किया हुआ। देखो यहाँ पे दिखाता हूं। देखो, हमने एक इक्वेशन लिया, क्या? 5x² प्लस ऑफ 3x प्लस ऑफ 2। अब हम क्या करेंगे? देखो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या है, देखो x की वैल्यू 0 रखते हैं, x की वैल्यू 1 रखते हैं और x की वैल्यू 2 रख के देखते हैं क्या होता है। देखो, अगर x का वैल्यू हमने 0 रखा, x की वैल्यू हमने 0 रखी, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 × 0² प्लस ऑफ 3 × 0 प्लस ऑफ 2, ऐसा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, बचा क्या? 2। तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या आया? 2 आया। हाँ, ये वाला। अब अगर x की वैल्यू 1 रखते तो क्या हो जाएगा? 5 × 1² प्लस ऑफ 3 × 1 प्लस ऑफ 2, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यहाँ से 5, ये 3, 8, 2, 10 हो गया। हाँ, यहाँ से ये 10 आ गया। अगर हम 2 रखते तो क्या हो जाएगा? 5 × 2² प्लस ऑफ 3 × 2 प्लस ऑफ 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बच्चे? 28 आएगा। देखो, अब इसको समझना बच्चे। हाँ, जब x का वैल्यू हमने 0 रखा तो क्या आया? आंसर 2 आया। यहां पर हमारा कांस्टेंट 5 है, 3 है एंड 2 है। हमारा कांस्टेंट बच्चा क्या है? हमारा कांस्टेंट है, हमारा कांस्टेंट क्या है बच्चे? हमारा कांस्टेंट है 5, 3 एंड 2। देखो यहाँ पे कांस्टेंट देखो 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। अब जैसे हमने x का वैल्यू 1 रखा, देखो कांस्टेंट वही है 5, 3 एंड 2, लेकिन इसका आंसर फाइनली बदल के क्या आया? 10। तो x का वैल्यू जैसे ही बदला, आंसर बदल गया। अब x का वैल्यू जैसे ही मान हमने 2 रखा तो देखो वापस से कांस्टेंट ये 5, 3, 2 है, लेकिन इसका आंसर 28 आया। तो कांस्टेंट तो हर जगह सेम है, 5, 3 एंड 2 हर जगह सेम है, तीनों ही इक्वेशन में सेम है, लेकिन x की वैल्यू बदलते ही आंसर बदल जा रहा है। देखो आंसर बदल जा रहा है बच्चे, तो इसलिए हमने बोला कि कांस्टेंट जो जैसा है जहां है वही रहेगा। 5 यहां पर है तो यहीं पे रहेगा, 5 कोलकाता में है तो 5 ही रहेगा, 5 अगर बिहार जाएगा तो 5 ही रहेगा, 5 अगर गुजरात जाएगा तो 5 रहेगा। कहीं पे भी, दिल्ली ले लो, पंजाब ले लो, गुजरात ले लो, महाराष्ट्र ले लो, राजस्थान ले लो, हरियाणा ले लो, कहीं पे भी ले जाओ 5 को, वो 5 ही रहेगा। तो हमने क्या जाना? कांस्टेंट कहीं पे भी ले जाओ कांस्टेंट ही होते हैं और वेरिएबल हमेशा ही बदलते रहते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या आई? ऑब्जर्वेशन आई कि हम x, y, z, u, v, t से वेरिएबल को डिनोट करते हैं और 1, 2, 3 जितने भी काउंटिंग नंबर है सारे के सारे कांस्टेंट होते हैं। तो यहां से हमने कांस्टेंट के बारे में जाना, वेरिएबल के बारे में जाना, हमने जाना टर्म क्या होता है।
आइए हम लोग अब आगे इसके बाद जानते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हम यहाँ से जानने वाले हैं। हाँ चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके तो बच्चों अभी तक हमने क्या क्या जाना, हमने जाना कि पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं, क्या जाना हमने कि पॉलिनोमियल क्या है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ क्या टर्म, मोर देन वन टर्म, बहुत सारे एक से अधिक बहुत सारे टर्म का एक कलेक्शन होता है पॉलिनोमियल। फिर हमने क्या जाना टर्म किसे बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने क्या जाना, हमने जाना कांस्टेंट किसे कहते हैं, वेरिएबल्स किसे कहते हैं। अब हमने ये जानना है बच्चों कि कंडीशन क्या क्या होता है किसी भी एक इक्वेशन के पॉलिनोमियल्स होने के लिए। तो चलिए अभी हम लोग जानते हैं क्या क्या कंडीशन है यहाँ पे। देखो बच्चे जैसा कि मैंने यहाँ लिख के रखा हुआ है, क्या कंडीशन टू बी अ पॉलिनोमियल, मतलब क्या बहुपद होने की क्या क्या शर्तें हैं। तो टोटल कुल मिलाकर देखो इतनी सी शर्तें हैं। अगर ये इसको हमने अगर ठीक से जस्टिफाई कर दिया किसी भी एक इक्वेशन के लिए, तो हम बोलेंगे क्या कि वो जो इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल है या फिर बहुपद है, ठीक है। अब वो शर्तें क्या क्या देखते हैं। देखो पहला शर्त क्या है कि उस इक्वेशन में एक से अधिक टर्म होनी चाहिए, यहां पर टर्म्स होगा, ठीक है। एक से अधिक टर्म मतलब एक से अधिक टुकड़े होने चाहिए। सिर्फ एक टुकड़ा है तो नहीं बोलेंगे उसे पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल के लिए अगर ax है पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर ax प्लस b है मतलब ax था तो टर्म 1 था, ax प्लस b हो गया तो 2 टर्म हो गया। जैसे ही 2 टर्म हो गया तो इसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल पहले कंडीशन के हिसाब से। लेकिन अभी भी 4 कंडीशन बाकी है, अभी भी हम इसे पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते हैं, अभी भी हमको 4 कंडीशन फुलफिल करना है। देखो बच्चे सेकंड क्या है, कांस्टेंट्स होने चाहिए। हमने क्या जाना था, हमने जाना था जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, या फिर जितने भी नंबर्स होते हैं, हाँ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, सारे के सारे क्या होते हैं कांस्टेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि किसी भी एक इक्वेशन के पॉलिनोमियल्स होने के लिए हम बोलेंगे कि वो पॉलिनोमियल है या फिर बहुपद है, कब, जब सेकंड कंडीशन कांस्टेंट भी हो। देखो यहाँ पर है ना कांस्टेंट है ना यहाँ पर ए और बी, ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या है बच्चे, वेरिएबल होना चाहिए। हमने क्या बोला था, वेरिएबल क्या क्या हो सकता है, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, यू हो सकता है, बी हो सकता है, टी हो सकता है। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, देखो ये वाला एक्स है, मतलब तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गए। पहला सेटिस्फाइड हो गया क्या, 2 टर्म है, एक से अधिक टर्म है। दूसरा कंडीशन क्या सेटिस्फाइड हो गया, कांस्टेंट है ए एंड बी। तीसरा कंडीशन क्या सेटिस्फाइड हो गया, वेरिएबल है एक्स। अब देखो फोर्थ एंड फिफ्थ, तो बच्चे एक्चुअली हमने अब फोर्थ और फिफ्थ को ही समझना है, टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा। यहाँ पे देखो फोर्थ क्या है, फोर्थ बोल रहा है ना कि नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए बच्चे। नॉन नेगेटिव इंटीजर किसको बोलते हैं, देखो नॉन नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं 0 1 2 3 आगे बढ़ते चला जाएगा, मतलब 0 से लेकर के आगे की जितनी भी कहानी है ना एन तक, ये सारे के सारे आएंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर। मतलब वो इंटीजर जो नेगेटिव नहीं है, -1 -2 -3 को हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। तो माइनस वाले टर्म को अगर हटा दिया फिर जो बचता है 0 से लेकर के 1 2 3 ये सारे के सारे होते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, डिग्री या फिर पावर। आओ इसको समझते हैं बच्चे, क्या होता है डिग्री, क्या होता है पावर, और नॉन नेगेटिव इंटीजर बोलने का मीनिंग क्या है। देखो मैंने एक इक्वेशन लिख के यहाँ पे रखा हुआ है, हाँ एक इक्वेशन यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, इसको समझते हैं, इस इक्वेशन समझते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने 8x³ प्लस ऑफ 6x² प्लस ऑफ 6x² प्लस ऑफ क्या है बच्चे 5x प्लस ऑफ 3। अब इसको समझना बच्चे, देखो यहाँ पे ऊपर में जो आप देखते हो ना x³, यहाँ क्या है x³, तो ये जो है ना ये वाला चीज, ये जो है ना ये x³ यहाँ से 2, यहाँ अगर x है, x के ऊपर कुछ नहीं लिखा है, अगर ऐसा x है तो इसका साफ मतलब है ऊपर में पावर 1 होता है बच्चे, तो ये पावर 1। अच्छा और 3 है तो 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्चुअली पावर 0 लिख सकते हैं। एक्चुअली पावर 0 होता है 1, तो 3 इंटू 1 अल्टीमेटली होता है बच्चे 3। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्चुअली पावर क्या 0, तो यहाँ पर ये पावर क्या हो गया 0 ये, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, ऊपर के जो ये है ना 3, ये 2, ये 1, ये 0, इसको क्या बोलते हैं बच्चे, हम इसको बोलते हैं डिग्री या फिर पावर, डिग्री या फिर पावर, ठीक है। अगर हम सिर्फ 8x³ को देखो, 8x³ को देखें तो यहाँ की 8x³ की डिग्री क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। अगर हम सिर्फ 6x² को देखें तो डिग्री हो जाएगा 2। अगर हम सिर्फ 5x⁻1 को देखें तो डिग्री क्या हो जाएगा 1। अगर हम सिर्फ 3x⁻0 को देखें तो डिग्री क्या हो जाएगा बच्चे 0 हो जाएगा। हाँ ये अगर इंडिविजुअली देख रहे हैं तो
एक साथ मिला के नहीं बच्चे, एक साथ इक्वेशन की डिग्री जो होती है वो अलग होती है। मैं दूसरे क्लास में कवर करूंगा इस टॉपिक को, ठीक है। आज हम इतना जानते हैं। हाँ, हमने यहां से जाना कि ऊपर वाले जो भी टर्म है इसको हम बोलते हैं पावर को, पावर या डिग्री, पावर या डिग्री, ठीक है। 8x³ का हो जाएगा 3, 6x² का 2 ऊपर वाला, 5x⁻1 का हो जाएगा 1, देखो इसको, अब 3x⁻0 का हो गया डिग्री, डिग्री या पावर क्या 0। यही जो डिग्री और पावर है इसी को बोल रहा है क्या, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। देखो 3 2 1 0 0 1 2 3 ये सारे के सारे क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, माइनस में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। अगर इनमें से कोई माइनस में होता, मान लो ये होता है, ऐसा होता है 8x³ प्लस ऑफ 6x⁻2 प्लस ऑफ 5x+3, अगर ऐसा होता तो हम बोलते हैं कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर एक माइनस वाला इंटीजर आ जा रहा है, नेगेटिव इंटीजर है, ये कभी भी नहीं होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब कि 6x² हो सकता है। तो अभी तक हमने कंडीशन यहां तक सेटिस्फाइड करा बच्चों, फोर्थ कंडीशन हमने सेटिस्फाइड करा। देखो ये वाला इक्वेशन पॉलिनोमियल है या नहीं, हम ये चेक कर रहे हैं बच्चों, हम ये चेक कर रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या देखा, पहला टर्म है, देखो टर्म 1 8x³ टर्म 1 है, 6x² टर्म 2 है, 5x टर्म 3 है, ये हो गया टर्म 4। सेकंड क्या, कांस्टेंट्स होने चाहिए, देखो 8 6 5 3 कांस्टेंट्स हैं, ठीक है। वेरिएबल क्या होने चाहिए, देखो यहाँ पे x वेरिएबल है, नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए, देखो ऊपर वाला 3 2 1 0 जो मैंने यहाँ लिखा, ये सारे के सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर है। लास्ट बचता है बच्चे स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म को समझते हैं, टॉपिक कवर हो जाएगा। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है बच्चे, देखना ध्यान से देखना, देखो यहाँ पर क्या है 3 2 1 0, मतलब जो डिग्री है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, हाँ ऐसे घट रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब इसको उल्टा करके लिखते हैं, 3 को यहाँ पहले लेके आते हैं, 3 को यहाँ पे बच्चे पहले लेके आते हैं, हाँ, प्लस 5x प्लस 6x² प्लस ऑफ 8x³, या तो ये लिख दो या फिर ये लिख दो, फ्लिप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ऐसे केस में देखो बच्चे, पहले क्या हो रहा है यहाँ पर, ये 3 का मतलब क्या है 3x⁻0, ये है 1। देखो डिग्री क्या हो रहा है, पहले 0 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, मतलब क्या है, बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। मतलब हम इक्वेशन को चाहे ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, या तो डिक्रीज हो रहा है या फिर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर इस तरीके के फॉर्मेट में होगा कि एक तरीके से 0 के बाद 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 आएगा, तो हम इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। लेकिन मान लो आप में से किसी ने बोला कि नहीं सर हम ऐसा लिखेंगे ही नहीं, जाइए हम ऐसा लिखेंगे। हम कैसा लिखेंगे, हम ऐसा लिखेंगे, हम पहले लिखेंगे 8x³, हम फिर लिख देंगे 5x, हम फिर लिख देंगे 3 और फिर लिख देंगे 6x²। तो बच्चा अब देखना ये क्या है, देखना इसको समझना। देखो यहाँ पे पहले डिग्री क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, मतलब 3 1 0 2, मतलब ये क्या है ना, अरेंज नहीं, ना तो कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। जैसे देखो पहले 3 के बाद 1 आया मतलब कम हो गया, 1 के बाद 0 आया मतलब कम हो गया, 0 के बाद 2 आया ज्यादा हो गया, कम ज्यादा का कोई अरेंज किया हुआ नहीं है। तो ऐसे जो भी होंगे फॉर्म उनको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बोलेंगे, और अगर इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है तो हम बोलेंगे वो पॉलिनोमियल नहीं है। इसको एक बार अरेंज करेंगे कुछ इस तरीके से, फिर बोलेंगे कि पॉलिनोमियल है। तो बच्चे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म को जाना, हमने जाना नेगेटिव, हमने क्या जाना, हमने यहाँ पर दो चीजें जानी, हमने जाना क्या, हमने जाना नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को, हमने जाना स्टैंडर्ड फॉर्म को, ठीक है। हमने जाना स्टैंडर्ड फॉर्म को। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए मैंने क्या लिखा है, इधर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, या तो बढ़ते हुए क्रम में या फिर घटते हुए क्रम में, क्या वही वाली डिग्री, ठीक है। अभी ना एक एग्जांपल का हेल्प लेकर, जैसा कि मैंने ये लिखा हुआ है, हम समझते हैं कि किसी भी हम एक गिवन इक्वेशन को पॉलिनोमियल बोल सकते हैं या नहीं। तो ये वाला एग्जांपल तो मैंने आप सबको समझा दिया, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ हो गया 5x⁴ प्लस ऑफ 4x⁴ प्लस ऑफ 3x⁴ प्लस ऑफ 2x⁴ प्लस ऑफ यहाँ पे ले लेते हैं क्या, यहाँ पे ले लेते हैं हम ये लेते हैं यहाँ पे 3, ठीक है। अब देखो यहाँ समझना, देखो हम 3 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 3x⁴ लिख सकते हैं, हाँ हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। 2x अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसके ऊपर पावर में 1 दे सकते हैं बच्चे। अब देखना, देखो अब बोलेगा कि ये इक्वेशन पॉलिनोमियल है या नहीं, हमसे पूछा गया कि ये इक्वेशन पॉलिनोमियल है या नहीं, तो चेक कैसे करेंगे। देखो पहला कंडीशन क्या है, टर्म्स होनी चाहिए। देखो ये हो गया पहला टर्म, टर्म्स क्या है, ये है पहला टर्म t1, ये है t2, ये है t3, ये वाला, हाँ ये वाला, ये है t2, ये है t1,
ये क्या है T4 और ये क्या है T5, ठीक है, टर्म्स हैं। सेकंड कंडीशन क्या है, कॉन्स्टेंट्स होने चाहिए। देखो कॉन्स्टेंट्स क्या क्या है यहाँ पे बच्चे, देखो ये है 5, ये है 4, ये है 3, ये है 2 और ये है 3, ये सारे के सारे क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। तो कॉन्स्टेंट्स यहाँ पे क्या हो गए, 5, 4, 3, 2 एंड वापस ये वाला 3, ये सारे हो गए कॉन्स्टेंट, ठीक है बच्चे, ओके। अब देखो, अब वेरिएबल क्या होगा, वेरिएबल क्या होगा, देखो सब में क्या है, x की पावर 4, x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 0, सारे में क्या है, x ही है। तो हम यहाँ पे वेरिएबल क्या बोलेंगे, x बोलेंगे, वेरिएबल भी है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, देखो ऊपर में जो ये पावर या डिग्री है ना, यहाँ पर पावर या डिग्री क्या हो जाएगा बच्चे, पावर या फिर डिग्री, इंडिविजुअल टर्म की, हाँ पावर या फिर डिग्री, डिग्री इंडिविजुअल टर्म की, पूरे के पूरे इक्वेशन की डिग्री की बात नहीं कर रहा मैं, पूरे के पूरे इक्वेशन का डिग्री क्या होता है, तो सबसे बड़ा डिग्री होता है, सबसे बड़ा डिग्री क्या है, 4, 3, 2, 1, 0, सबसे बड़ा क्या है 4 है, तो पूरे इक्वेशन का डिग्री क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में बच्चों। हाँ देखो यहाँ पर इंडिविजुअल टर्म मतलब टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, टर्म 5 का पावर या फिर डिग्री क्या क्या है, देखो टर्म 1 का क्या है 4, टर्म 2 का क्या है 3, टर्म 3 का क्या है 2, टर्म 4 का क्या है 1, टर्म 5 का है 0, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है ना बच्चे, यहां बोल रहा है कि ये जो डिग्रीज है ना, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। देखो 0, 1, 2, 3, 4 ये क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव इंटीजर में नहीं आ रहा, मतलब -1, -2, -3 में कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो फोर्थ कंडीशन में सेटिस्फाई हो गया। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, तो ये क्या है, देखो 4, 3, 2, 1, 0, डिग्री क्या है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। पांचों कंडीशन सेटिस्फाइड होते ही हम बोलेंगे हाँ ये इक्वेशन क्या है, एक पॉलिनोमियल है, एक पॉलिनोमियल है, ठीक है बच्चे, एक पॉलिनोमियल है। हाँ तो हमने यहां से बच्चे यही जाना, ठीक है। इस वाले में मैंने वही सब समझाया हुआ है। टर्म क्या है, देखो 8x³ में टर्म 1 है, 6x² में टर्म 2 है, 5x का टर्म 3 हो गया, 3 का 4 हो गया। हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, उल्टा करके लिख दो, 3 को पहले लिख दिया, 5x को फिर लिख दिया, 6x² को उसके बाद, 8x³ को उसके बाद, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स क्या क्या हो गया, देखो 8, 6, 5 एंड 3 हो गए कॉन्स्टेंट्स। वेरिएबल क्या हो गया, x हो गया वेरिएबल। इसके बाद नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में क्या आ जाएगा, 3, 2, 1, 0, ये पावर जो है ये, ठीक है, 3 यहां से, 2 यहां से, और इसके ऊपर 1 है और इसको 3x की पावर 0 लिख सकते हैं बच्चे, तो वहां से 0 वाला आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या बोला, हमने बोला स्टैंडर्ड फॉर्म है कि नहीं, देखो 8x³, 6x², ये जो 3, 2, 1, 0 आ रहा है ना, मतलब डिक्रीज हो रहा है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। डिग्री इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अगर इसको फ्लिप करके लिखते हैं तो कुछ ऐसा आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 × x की पावर 0 मतलब क्या है, 0, 1, 2, 3, वापस ये इंक्रीजिंग फॉर्म में है। तो बस बच्चे यहां तक हमने कंप्लीट करा क्या, कि किसी भी एक इक्वेशन को हम लोग पॉलिनोमियल कैसे जस्टिफाई करेंगे, ये पॉलिनोमियल है, यहां तक हमने कवर कराया बच्चे। इसको ध्यान से आप लोग अपडेट करिए, इसको रिवाइज करिए, इसके नोट्स बनाइए, और अगर आप नोट्स इसको ठीक से बनाएंगे, इसको रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, तो ये कंसेप्ट क्लियर होंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डीपली में डिस्कस करने वाले एग्जैक्टिव पॉलिनोमियल्स के बारे में। तब तक के लिए क्लास को आप करके ओवर करके आइएगा बच्चे। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट।